Good evening students. So now we started our new channel of videos of physics and we start today first chapter electric charge and field. In electric charge and field, the most important topics are the electric flux, Gauss law and its application. ये टॉपिक्स मैं आपको सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टीज, these are the topics which you see in my previous videos, but these topics electric flux and Gauss law, they are very important. So again I made new videos for these topics because ये टॉपिक आपको कंपटीशन में 2 to 3 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं. गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं वो एकेडमिक एग्जाम्स में हर साल पूछी जाती हैं और ये 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम के अंदर बनता है. तो इन दोनों बेसिक्स से, क्योंकि गॉस लॉ और फ्लक्स का दोनों का एक रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन ही जब आप फ्लक्स को क्लियर करते हैं तब जाकर आपका गॉस लॉ क्लियर होता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है. और जैसा मैंने बताया कि हमें कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है, रटना नहीं है, तो आप कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लक्स की. व्हाट इज द फ्लक्स? अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स का मतलब होता है पास होना. फ्लक्स का मतलब होता है पास होना. पास होना दैट मींस कहीं से गुजर जाना, किसी में से गुजर जाना. तो पास होने से मतलब, अब पास अगर होगा तो कोई एक पर्टिकुलर एरिया होगा, कोई एक पर्टिकुलर सरफेस होगा, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस होगा जिससे कोई भी क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम में से, किसी एक पर्टिकुलर पाइप में से अमाउंट ऑफ वाटर पास हो रहा है तो ये फ्लक्स होगा. ठीक है. कोई और एयर, कोई एक विंडो है, उस विंडो से एयर पास हो रही है तो वो फ्लक्स होगा. तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस से, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से, किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो पास होगा, दिस इज कॉल्ड द फ्लक्स. तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको फ्लक्स को बोलता हूं तो फ्लक्स का मतलब होता है गुजरना, पास होना. किस चीज का पास होना? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का पास होना. तो दिस इज द फ्लक्स. हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आसानी से समझ लेंगे. इसके लिए हम ये कहते हैं कि एक रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है, रिवर के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है और हम एक होलो फ्रेम ले लेते हैं. होलो फ्रेम दैट मींस रेक्टेंगुलर फ्लैट फोटो फ्रेम ले लेते हैं जो कंप्लीटली होलो है. उस होलो फ्रेम को हम उस रिवर के अंदर बॉटम सरफेस पर पुट कर देते हैं. जस्ट लाइक ऐसे देखिएगा, यहां पर रिवर के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है और इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम को इस तरह से पुट कर दिया. अब यहां पर हमें देखना है कि इस रेक्टेंगुलर फ्रेम से पर सेकंड कितना अमाउंट ऑफ वाटर पास हो रहा है. जितना अमाउंट ऑफ वाटर इस फ्रेम में से क्रॉस होगा, इस फ्रेम में से पास होगा पर सेकंड, वो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लक्स ऑफ वाटर कहलाएगा. दिस इज कॉल्ड द फ्लक्स ऑफ वाटर. अब मेरी बात समझिए यहां पर कि रिवर के कंपैरिजन में जो आपने ये फ्रेम लिया है, ये तो एक यूनिट एरिया है, ये तो एक बहुत स्मॉल एरिया है. दैट मींस इस स्मॉल एरिया से पर सेकंड कितना अमाउंट ऑफ वाटर पास हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द फ्लक्स ऑफ वाटर. तो दैट मींस ये जो फ्रेम है आपका, ये फ्रेम आपका एक यूनिट एरिया होगा. दिस इज द यूनिट एरिया. किसके कंपैरिजन में? रिवर के कंपैरिजन में, क्योंकि रिवर तो क्या है, बहुत लॉन्ग है, बहुत बड़ी है, और उसके कंपैरिजन में ये फ्रेम क्या है, बहुत स्मॉल है. ओके. तो अब यहां पर हम इस चीज को देखते हैं कि चलिए ठीक है, इससे पर सेकंड कितना अमाउंट ऑफ वाटर क्रॉस हुआ और उस वाटर के अमाउंट को हमने फ्लक्स ऑफ वाटर कह दिया. लेकिन अब जो यहां पर मैं यूनिट एरिया की बात कर रहा हूं, दिस वन इज द यूनिट एरिया. तो इस यूनिट एरिया से क्या अमाउंट ऑफ वाटर डिस्टर्ब होगा? क्या अमाउंट ऑफ वाटर पे कुछ इंपैक्ट आएगा? इस चीज को हम थोड़ा समझें. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक फ्रेम है, यूं समझिए इसको आप, ये मेरे पास में एक फ्रेम है. देखिएगा कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं. ये एक फ्रेम है और ये रिवर है. रिवर में वाटर इस तरह से फ्लो हो रहा है और इस फ्रेम को मैं इस तरह से परपेंडिकुलरली यहां पर सिचुएटेड कर देता हूं. अब जब मैंने इस फ्रेम को परपेंडिकुलरली सिचुएटेड किया तो इससे जो वाटर का अमाउंट पास होगा वो मैक्सिमम होगा.
डेफिनेटली जो वाटर निकलेगा वो सारा का सारा कैसा निकलेगा, इसमें से मैक्सिमम निकलेगा। ओके, अब अगर मैं इसी एरिया को, इसी यूनिट एरिया को इस तरह से पैरेलली रख देता हूं, तो अब जो वाटर होगा वो इससे टकराकर आगे निकल जाएगा, यानी इसमें से कोई भी वाटर इसके बीच में से क्रॉस नहीं होगा। अगर मैं इसे किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट कर देता हूं, इंक्लाइन कर देता हूं, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर इसमें से क्रॉस हो रहा है उसका अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में इसका अमाउंट आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया का ओरिएंटेशन जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलेंगे, ओरिएंटेशन हम जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ वाटर की पे भी इंपैक्ट आता जाएगा। और ये अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, फ्लक्स। अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, फ्लक्स। तो दैट मींस इस यूनिट एरिया के ओरिएंटेशन से कौन चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और एक बात मेरी बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि एरिया क्या है, तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर होगा कि सर एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। और कई हद तक आप सही भी हैं कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, बट स्केलर क्वांटिटी है वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में, मैथमेटिकल रेफरेंस में। अगर मैं इस जगह पर एरिया की बात करता हूं तो एरिया इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी। अब ये सरप्राइज करती है ये बात हमें कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा और इसे अपने कॉन्सेप्ट्स बना के समझिएगा कि वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी ओरिएंटेशन चेंज करने पर अगर उससे रिलेटेड क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, कहलाएगी, होगी। दैट मींस कहने का मतलब कि मेरे यहाँ पर ये यूनिट एरिया के ओरिएंटेशन चेंज करने पर फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब वो परपेंडिकुलर था तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्रॉस हुआ था, जब वो पैरेलल था तो जीरो अमाउंट ऑफ वाटर क्रॉस हुआ था, जब वो किसी एंगल पे इंक्लाइंड था तो मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर पास हुआ था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओरिएंटेशन चेंज करने पर फ्लक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया कौन सी क्वांटिटी हो गई यहाँ पर, वेक्टर क्वांटिटी। गॉट इट। तो वो क्वांटिटीज जिनका ओरिएंटेशन चेंज करने पर उससे रिलेटेड क्वांटिटीज में चेंजेस आता है वो क्वांटिटीज आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। गॉट इट, ठीक है। अब इसी से हम ये तो बात कर रहे हैं फ्लक्स ऑफ वाटर की, लेकिन हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब समझिएगा, इसी से सिमिलर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसी का कंपेयर करता हुआ कि यहां पर तो मैंने ली रिवर, यहां पर तो मैंने क्या ली, रिवर। अब मैं यहां पर रिवर के प्लेस पर ले रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिया मैंने यहां पर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर रिवर थी, यहां मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर एक फ्रेम था, यूनिट एरिया था, तो यहां भी मैंने एक यूनिट एरिया ले लिया। यहां पे मैंने क्या ले लिया, एक यूनिट एरिया। अब यहां पर इस यूनिट एरिया से कौन पास हो रहा है, वाटर। तो यहां पर मैं किसको पास करा देता हूं पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां से मैं किसको क्रॉस करवा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करवाना स्टार्ट कर देता हूं। तो यहां पर देखिए, वापस समझिएगा, यहां इस यूनिट एरिया से पर सेकंड कितना अमाउंट ऑफ वाटर पास हुआ, दिस इज द फ्लक्स ऑफ वाटर। और यहां पर इस यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है उससे कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर सेकंड पास हुई, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ यूनिट एरिया पर सेकंड सिचुएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इस यूनिट एरिया से पर सेकंड पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। ओके, अब यहां पर आता है कि हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द फाई। किससे रिप्रेजेंट होता है, फाई से। लेकिन यहां यूनिट एरिया है, एरिया जितना स्मॉल होगा डेफिनेटली उसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगी उनका नंबर भी कम होगा, और नंबर अगर कम होगा तो दैट मींस फ्लक्स कम होगा। तो यहां पर अगर मैं यूनिट एरिया ले रहा हूं, स्मॉल एरिया ले रहा हूं, तो स्मॉल एरिया होने पर यहां पर जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, आपका स्मॉल होगा। ठीक है, तो यहां d phi इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, E डॉट dA। ठीक है, अब ये E डॉट dA आता कैसे है, इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले देखिएगा कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इधर अगर हम राइट साइड में देखते हैं तो राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो स्केलर क्वांटिटी टू वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट करने पर अगर आता है तो उसे स्केलर प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने डॉट प्रोडक्ट यूज में लिया है। अब अगर मैं यहाँ से डॉट रिमूव करता हूँ, देन डॉट रिमूव करने पर मुझे क्या मिलता है यहाँ पर EDA cos थीटा। अब यहाँ अगर हम थीटा की बात करते हैं तो ये थीटा है क्या, तो थीटा है आपका E और DA के बीच का एंगल। थीटा इज द एंगल इन बिटवीन द E एंड DA। अब आप कहेंगे सर इस डायग्राम के अंदर E और DA को समझाइए कि E और DA के बीच में एंगल थीटा कैसे बन रहा है, वो भी हमें समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, देन दिस वन इज टेंजेंट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा इस पॉइंट पे। अब दूसरा क्या देखना है मेरे को, एरिया वेक्टर, क्योंकि वेक्टर है तो डेफिनेटली एरिया की वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज कैसी होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसी होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर सरफेस ऐसी है तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, अगर सरफेस ऐसी है एरिया वेक्टर ऐसा होगा, अगर सरफेस ऐसी है एरिया वेक्टर ऐसा होगा। दैट मींस जो एरिया वेक्टर होता है वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जो ये एरिया वेक्टर होगा ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, देन दिस वन इज द एरिया वेक्टर। तो अब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका एरिया वेक्टर है, तो इनके बीच का ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक है, तो यहां पर दिस एंगल थीटा इन बिटवीन द एंगल E एंड D, किस किस के बीच का एंगल है ये, E और DA के बीच का। तो दिस इज द D phi, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, D phi से। D phi इज द स्मॉल फ्लक्स, D phi इज द स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू द स्मॉल एरिया। किसकी वजह से फ्लक्स स्मॉल आया है, स्मॉल एरिया की वजह से। अब अगर मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है, देन आई टेक, जब स्मॉल से हम टोटल पे आते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अब यहाँ पर सरफेस कैसी है, क्लोज, तो क्लोज इंटीग्रेशन होगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, दिस वन, दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन। देन दिस इज EDA cos ऑफ थीटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले तो हमने कह दिया कि ये कौन सी क्वांटिटी है भाई, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। सेकंड वन हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूनिट की। तो अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट इस फार्मूले से ही इवैल्यूएट हो जाएगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। और जो एरिया है उस एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दिस इज द वोल्ट पर मीटर। कौन सी यूनिट होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है, दिस इज द वोल्ट पर मीटर। और DA इज द एरिया वेक्टर, तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो एक और यूनिट कौन आ गई आपकी, वोल्ट इनटू मीटर। अब कुछ स्टूडेंट्स को भी डाउट होता है कि सर न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट तो समझ में आती है, लेकिन ये वोल्ट पर मीटर कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर बनी कैसे, इसको हम थोड़ा समझें। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है F/Q0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, F/Q0, दैट इज फोर्स बाय यूनिट चार्ज। इसको हम ऊपर और नीचे डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट से। देन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मिलकर बनता है आपका वर्क, देन दिस इज वर्क बाय चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क बाय जो चार्ज है बेटा ये होता है पोटेंशियल। वर्क बाय चार्ज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। और पोटेंशियल बाय डिस्प्लेसमेंट, तो पोटेंशियल की यूनिट तो कौन होती है, वोल्ट, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट कौन होती है, मीटर। तो यहां से फिर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट निकल के आती है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर या फिर वोल्ट इनटू मीटर। गॉट इट। तो यहाँ ये चीजें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसकी हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो इसकी डायमेंशन निकाल लें अगर हम, तो यहाँ पर न्यूटन फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, a1 t1 into l2। देन फाइनली वी हैव m1 l3 t-3 a-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉट इट, ओके। अब देखिएगा बेटा कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होती है, यही अब हमें समझना है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। हमेशा क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर, चाहे सरफेस कैसी भी हो। अब इस कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, देखिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास में जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, देन दिस फार्मूला इज phi equals to EDA
cos ऑफ थीटा। ये मेरे पास में फॉर्मूला है। अब अगर मैं आपको केस 1 लेता हूं, यहां सिचुएशन 1 लेता हूं, तो केस 1 क्या कहता है, अगर मैं कहता हूं आपसे कि इफ E परपेंडिकुलर टू DA, if E perpendicular to DA, that is electric field perpendicular to area vector। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर है। तो सीधा सीधा आपको थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पुट कर देना, क्योंकि वो डायरेक्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन है, एरिया वेक्टर। लेकिन अगर वो आपसे कहता है, देखिएगा इसी को घुमा देता है, कैसे घुमाता है, यहां से कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, कैसे घुमाता है। अगर वो कहता है कि कोई एक सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, एक सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल, तो अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर। दोबारा समझिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने एक सरफेस को लिया, सरफेस को इसके पैरेलल रख दिया, तो अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दैट मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है, इसका एरिया वेक्टर। कंडीशन तो वही आ गई। दो तरह से आप केस को समझ सकते हैं, या तो मैं डायरेक्टली आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर के, या फिर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है सरफेस, नॉट एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है सरफेस, तो एरिया वेक्टर अपने आप क्या हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर। थीटा 90 हुआ, थीटा 90 हो गई, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा। अब सेकंड केस देखिएगा, सेकंड केस में मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है, समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है, दैट मींस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, सीधा सीधा पता लग रहा है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कहेंगे, दूसरे तरीके से कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस रखी हुई है, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर कौन होता है, एरिया वेक्टर, तो ऑटोमेटिकली ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हुए कि नहीं हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस रखी हुई है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, होगा ना, तो दैट मींस दोनों आपस में पैरेलल हुए, दोनों आपस में पैरेलल हुए तो थीटा की कंडीशन कौन आ गई वापस, 0 डिग्री पर। तो कहने का मतलब दोनों तरीके से ये कैसे हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की बात करता है तो आप एंगल डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन अगर वो सरफेस की बात करता है तो वहां थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा कि अगर वो सरफेस को पैरेलल कहता है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, और अगर वो सरफेस को परपेंडिकुलर कहता है तो एरिया वेक्टर पैरेलल होगा। तो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लक्स व्हिच रिप्रेजेंट the number of field lines passes through a unit area situated in an electric field। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक क्लोज्ड एरिया है और इस क्लोज्ड एरिया से फील्ड लाइन आउटवर्ड जा रही है, कहां जा रही है, आउटवर्ड। अगर आउटवर्ड जाती हैं तो आउटवर्ड जाने पर जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी आउटवर्ड फील्ड लाइंस ऑलवेज शोज द पॉजिटिव फ्लक्स। और अगर फील्ड लाइन इनवर्ड आ रही है, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस अंदर आती है, तो यूनिट एरिया से अगर फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं दैट मींस फ्लक्स पॉजिटिव है, और अगर फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं दैट मींस फ्लक्स नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और हम चेंज करते हैं कॉन्सेप्ट को चेंज कैसे करते हैं कि सपोज दैट अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर हुई थी 5, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर हुई थी 5 और एग्जिट हुई 3, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर हुई थी 5 और एग्जिट हुई 3, तो फिर फ्लक्स नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिक्रीज हुई। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर हुई थी 3 और एग्जिट हुई 5, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज हुई, दैट मींस फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अब आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, 3 अगर अंदर एंटर करेगी तो 3 ही तो बाहर निकलेगी, ज्यादा क्यों निकलेगी। सोचिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकल रही हैं, यूनिट एरिया से। यूनिट एरिया कहां सिचुएटेड है, फील्ड में। फील्ड किसकी वजह से बनता है, चार्ज की वजह से, और चार्ज खुद अपनी फील्ड लाइंस को क्रिएट करता है, चार्ज खुद अपने फील्ड लाइंस को क्रिएट करता है। तो फील्ड लाइंस का बढ़ना या फिर घटना ये किस पर डिपेंड करेगा, अंदर जो चार्ज है उसकी नेचर। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड लाइंस को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उसकी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, तो पहले ही अंदर से बाहर फील्ड लाइंस आ रही थी और खुद की फील्ड लाइंस भी उसमें मिला देगा, तो फील्ड लाइन बढ़ जाएंगी, दैट मींस फ्लक्स पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए अंदर वाला चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस को अंदर की ओर खींचेगा, दैट मींस अंदर फील्ड लाइंस ज्यादा हो जाएंगी और बाहर कम हो जाएंगी, दैट मींस फ्लक्स बिकम्स नेगेटिव।
तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज हम ये कहते हैं कि जब हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स डिपेंड नहीं करता किसी भी ऐसी कह सकते हैं हम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फ्लक्स कभी भी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ बेसिक बातें थी बेटा फ्लक्स से रिलेटेड जो मैंने आज आपको बताई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्लक्स और गॉस लॉ में आपको रिलेशन समझाऊंगा। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी ऑन माय चैनल, you write me on WhatsApp group on your of your question। आप आपके क्वेश्चन को WhatsApp ग्रुप पर डाल सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल पर आप अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं, और आप चाहें तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगेन माय ऑफलाइन क्लासेस एड्रेस इज विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑन नियर दीनदयाल पार्क, बाल। ओके बेटा, थैंक यू।